सो गाइस, आपका स्वागत है टॉक्स विद कशाया के तीसरे एपिसोड में। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली कवर नहीं किया जाता। जर्मनी के अंदर पीएचडी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको पीएचडी की पोजीशन कैसे मिल सकती है यूरोप में इन जनरल यूरोप के बारे में बताएंगे। जर्मनी के बारे में पहले विस्तार से बताएंगे। तो आज के हमारे स्पेशल अतिथि हैं, बॉन से आए हैं हमारे रोहन देव उर्फ हीरो उर्फ कुक उर्फ तुम कुछ भी कह लो, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। इस तरह बात ख़त्म। पर सब शुरुआत उससे करते कि फिर भैया आप आए कब थे जर्मनी? आया था तो मैं 2019 के विंटर में घर के ज़मीन वमीन बेच के खेत वेत बेच के आया था मैं जर्मनी पढ़ाई करने। पढ़ाई की मैंने मास्टर्स फिज़िक्स में और अब मास्टर्स ख़त्म हो गई मेरी, जहाँ से हमारे प्रिय दीपांकन भैया ने किया था। सेम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, इसको बोलते हैं राइनिश फ्रेडरिश विल्हेल्म्स यूनिवर्सिटात बॉन। फिज़िक्स में तो काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। LMU के बारे में सुना है, हाइडेलबर्ग के बारे में सुना है, बाय यूनिबॉन। देखिए इसके बहुत सारे रीजंस है। सो जब भी आपको यूनिवर्सिटी ढूंढते हो, स्पेशली लाइक हमारे से मिडिल क्लास फैमिली से जब आते हैं लोग इंडिया से, तो उनके लिए तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहती है। पहला हो गया मनी, दूसरा हो गया आपका यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, और तीसरा फिजिबिलिटी, लोकेशन, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स, ये सब कुछ देखने होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की एंगेजमेंट कितनी है बाहर की दुनिया के साथ। यूनिबॉन इसलिए है क्योंकि पहली बात आप क्या पढ़ना चाहते हो वो भी फैक्टर है। तो मेरे लिए था पार्टिकल फिजिक्स पढ़नी है, और पार्टिकल फिजिक्स के लिए जर्मनी में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बट उनमें से टॉप में है, सबसे टॉप में है मैं बोलूँगा LMU म्यूनिक है करंटली पार्टिकल फिजिक्स में। के बाद आई थिंक आती है TU म्यूनिक में भी अच्छी होती है, हमारी बॉन है थर्ड में बॉन। पर म्यूनिक में अप्लाई किया था, होगा ही 100% किया होगा। हाँ, LMU म्यूनिक में किया था, हो भी गया था। बट हाँ, अगर आप LMU म्यूनिक में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको चाहिए होगा GRE और टोफल। पर मुझे टोफल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं बैचलर्स के टाइम में मेरी पेपर्स पब्लिश थे। अगर आप अच्छे जर्नल्स में पेपर पब्लिश करते हो और पेपर आपका इंग्लिश में है, सो अगर आप पूछोगे उसे तो वो कंसिडर करेंगे, आपको टोफल देने की ज़रूरत है। LMU में जो कोई प्रोसेस होता है क्या इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के? क्योंकि मुझे बॉन का पता है, पर बॉन का तुम्हें एक्सप्लेन करना। ऐसे ही LMU में भी कोई प्रोसेस होता है? आपको GRE स्कोर चाहिए थे, टोफल चाहिए थे, ऑफ कोर्स CV और कवर लेटर तो हमेशा चाहिए होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ आप जब ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो ना, जहाँ की रैंकिंग अच्छी हो, वहाँ पे आपको अपना CV तगड़ी रखनी पड़ेगी। तो बैचलर्स में आप ऐसा नहीं है कि लाइक 1-2 इंटर्नशिप कर लिए तो आपको लगता है कि हो जाएगा आपका बाहर में, वो बहुत गलत फैमिली है। अगर आपकी मार्क्स ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं बट आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटी के बाहर भी खुद से कितना मोटिवेटेड हो, एंगेजमेंट कितना बढ़ा रहे हो, आप कनेक्शंस कितना बढ़ा रहे हो बाहर से, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा नहीं ज़रूरी, मैं लकी था क्योंकि मेरा प्रोफेसर बड़ा ही एंगेज था। मेरे पेपर्स हो गए पब्लिश्ड क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और काम भी किया। यूजुअली क्या होता है कि बैचलर्स टाइम में प्रोफेसर्स टाइम नहीं देना चाहते, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप करो तो आप कर सकते हो। LMU में हो गया, LMU बेस्ट है, वाई नॉट LMU? याद है मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि लाइक 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे पहला क्या कहा था मैंने? मनी। तो जर्मनी में क्या है कि लाइक आपके हर जगह पे सेम प्राइसेस नहीं है, सिटी के हिसाब से आपके प्राइसेस डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बॉन में थे, बॉन में एज ए स्टूडेंट आपका ऑन एन एवरेज मंथली कॉस्ट है अराउंड 500 में आप कंफर्टेबली रह सकते हो, इंक्लूडिंग रेंट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ मिला के आप 500 में रह सकते हो। वही जब आप म्यूनिक में जाओगे तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है वो, 800 से 900। वो भी आपको लाइक कंजूसी से जीना पड़ेगा। लाइक आप खुले हाथ नहीं जी सकते। आपको एक एस्टिमेट भी देते हैं जब सिलेक्शन होती है, तो उन्होंने लिखा भी था लाइक अराउंड 1000 euros माइंड में रखना चाहिए जब आप पूछते हो उनको। वैसे अपने हितांश सिंगला LMU ग्रेजुएट है, उनको मैं फिर से लूँगा, ये अलग कशाया का टॉपिक है। वो एक्चुअली हाँ वो बेटर होगा क्योंकि वो वहाँ पे पढ़े हुए निकले बेहतर बताएंगे। तो वो सोच के मनी, लोकेशन, कनेक्शंस, एंगेजमेंट, यूनिवर्सिटी सब मिला के ऑन एन एवरेज यूनिबॉन मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था, तो मैंने यूनिबॉन सेलेक्ट कर लिया। पर यूनिबॉन में मास्टर्स करी, ग्रेजुएट हो गए, पर उसके बाद सबसे बड़ा डिसीजन आता है PhD। टूरिंग द टाइम ऑफ मास्टर्स ऐसे कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो PhD में जैसे ही ग्रेजुएट हुए मिल जाए? क्योंकि वो सबसे बड़ा गैप होता है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट, मैंने काफ़ी बार बातें करी इसके बारे में कि बच्चे क्या मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनको राइट आफ्टर दी ग्रेजुएशन आपको जॉब मिल जाती है। PhD पाने के लिए फिजिक्स में ऐसा क्या है? मिलना या तो बहुत ईजी है या तो बहुत हार्ड है। बहुत ईजी या तो बहुत ईजी है या बहुत हार्ड है, ये अभी एक्सप्लेन करते हैं हम। ईजी मैं इसलिए बोलूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको मास्टर्स के टाइम पे थीसिस करनी होती है और वो कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल यूनिबॉन में था मास्टर्स थीसिस की टाइम 1 साल, तो आप कोर्स के लिए जितना भी साल ले सकते हो, तो यूजुअली 1 साल में हो जाता है। बट देन अगेन लाइक कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी चाहिए होता है। बट थीसिस आपके पास 1 ही साल है, तो थीसिस आपको 1 ही साल में ख़त्म करनी है। अगर आप थीसिस में अच्छा काम करते हो और आपको ग्रुप पसंद आता है, जिस ग्रुप के अंदर आप काम कर रहे हो,
तो आप अगर और आपके ग्रुप के पास फंडिंग है तो इमीडिएटली आप अगर प्रोफेसर से बात करते हो कि मुझे ये काम कंटिन्यू करना है तो क्या मुझे PhD मिल सकती है। तो अगर आपने अच्छा काम किया है, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आप सब कुछ सही से करते हो, आपके ग्रुप के पास फंडिंग है, तो आपको इमीडिएटली ग्रुप में मिल जाएगी PhD। आप वही से मास्टर्स के बाद कंटिन्यू कर सकते हो, वो ईजी पार्ट हो गया। तो वो ईजी पाथ हो गया। और जर्मनी में 70% PhD वैसी होती है। दूसरी पार्ट है जो हार्ड पार्ट आती है। हार्ड पार्ट होती है जब आप सेम ग्रुप में PhD नहीं करना चाहते, आप करते हो अप्लाई दूसरी जगह। जैसे 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 भैया ने जॉब्स के लिए अप्लाई करे थे, भैया ने ब्लॉग में बताया, तो सेम आप PhD के लिए अप्लाई करते हो दूसरी जगह पे। इजी पार्ट में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपके ग्रुप के पास फंडिंग नहीं, आपने काम अच्छा किया हुआ है, आपके प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप अच्छी है, तो अगर आप प्रोफेसर को PhD के लिए पूछते हो तो प्रोफेसर अगर उसके पास फंडिंग नहीं है तो वो क्या करेगा, वो उसके जान पहचान किसी के पास जिसके पास फंडिंग है और सेम काम आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करता है, वो आपको रेफर कर देगा। तो वैसे भी मोस्ट केसेस में आपको मिल जाती है। अभी हम बात करते हैं हार्ड पार्ट की, जहाँ पे आप जॉब के जैसे PhD पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो। अभी यहाँ पे आप स्टेटिस्टिक्स देखिए, हर साल ऑन एन एवरेज, मैं यूनिकॉर्न की बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 70 से 80 बच्चे आते हैं। उनमें से अभी 15 से 20 लोगों को सेम ग्रुप में PhD मिल जाती है या वाया रिकमेंडेशन PhD मिल जाती है। बाकी जो 50 बच्चे हैं उनमें से पकड़ लीजिए 30 बच्चों को सेम ग्रुप में PhD नहीं मिली क्योंकि उन्होंने एबव एवरेज वर्क नहीं किया। उनके लिए वहीं पे बहुत लिमिटेड हो जाती है। मेनली बोलूँगा कि ये चैलेंज है। 70 में से जो ये 20 बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ, जो ये 20 बच्चे जो मोटिवेटेड PhD करने के लिए, केपेबल है PhD करने के लिए, उन्होंने एबव एवरेज वर्क किया है, बट उन्हें सेम ग्रुप में नहीं रहना है या एक्सपेरिमेंट चेंज करनी है या फिर दूसरे चीज़ में काम करनी है, ये बाहर अप्लाई करते हैं। ये है टॉप कंटेंडर्स है। अभी आप जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हो या फिर एशिया से कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, जहाँ की एजुकेशन क्वालिटी यूरोप जितनी है नहीं, वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली पार्टिकल फिजिक्स में, जो इंडिया में अभी नया नया आना शुरू हुआ है, यहाँ जितना उतना डेवलप्ड और एस्टैब्लिश नहीं है इंडिया में करंटली। तो इंडिया से जो अप्लाई करता है, आप सोचिए, अगर आपकी पार्टिकल फिजिक्स में उतनी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स की कोशिश की है इंडिया से, और फिर यहाँ पे बैठे हो 20 बच्चे जिसने उसी टॉपिक में काम किया है, एबव एवरेज वर्क किया है, थीसिस रिसर्च किया है, आपकी कंपटीशन होगी इन बच्चों से। तो आपको इधर ऐसा काम करना है कि आप इनसे कम्पीट कर सकें, एटलीस्ट सेम लेवल पे आए। फर्स्ट स्टेप में आपकी स्क्रीनिंग होती है, CV, प्रोफाइल, आपकी ग्रेड्स, ये आपकी कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, ये सब की। भले आप मोटिवेशन लेटर अच्छे से लिख सके कि आप मोटिवेटेड है काम करने के लिए, आपकी CV अच्छी है क्योंकि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपने चलो इंटर्नशिप्स भी कर ली है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है, बट देन आप फंसते कहाँ पे हो? एक्सपीरियंस पे, और स्पेसिफिकली रिसर्च एक्सपेरिमेंट, क्योंकि फंडिंग बहुत लिमिटेड है। तो ये ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जिनको पहले से काम आता है या फिर बहुत कोडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है। ये हमेशा वही होगी कि अगर तुम जर्मनी यहाँ पे आके कर रहे हो तो हर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए। Exactly. मुंह उठा के नहीं आ सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमेशा अगर अप्लाई करना है तो मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के बाद से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना शुरू कर दो, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किस टॉपिक पे काम करना है, उस टॉपिक पे लोगों के लिंक्डइन में प्रोफाइल्स में जाओ, चेक करो वो क्या काम कर रहे हैं, उनके स्किल्स क्या क्या है, यूजुअली कौन से जॉब्स अवेलेबल होते हैं उनके ग्रुप्स में, और फिर उन ग्रुप्स में क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से खुद की प्रोफाइल बनाया करो। क्योंकि यहाँ पे जो बंदे पढ़ रहे हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी है PhD करने की, वो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ही ये टफ होता है। तो आप लोग जो इंडिया से बैठे हो, अंटिल अनलेस आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो एटलीस्ट सेम लेवल में आने के लिए तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा PhD करना। ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी को नहीं मिलता है, बट आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो बहुत कम है। क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी PhD में अप्लाई किया था और मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मुझे पता है मैं डायरेक्टली इंडिया से जब अप्लाई करता हूँ तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे आके जब लोगों को खुद यहाँ पे जो मास्टर्स करके उन्हें भी नहीं मिलता तो अलग बात है। इनफैक्ट एक बार क्या हुआ था कि मैं भी PhD से इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो वहाँ एक इंटरव्यू कॉमन हुआ था, ठीक है। 60 कैंडिडेट्स थे एक पोजीशन के लिए, 7 या 8 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था उनको, और 7 को एक साथ इंटरव्यू हो रहे थे राउंड टेबल के टाइम में, ऑफ कोर्स जूम में। बट उसमें एक इंडिया से एक बंदी थी, सो उसने किसी पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए, एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए अप्लाई किया था PhD पोजीशन के लिए। क्योंकि उसका CV अच्छा था, वो फर्स्ट स्टेप क्लियर कर गई, मोटिवेशन लेटर उसने अच्छा लिखा था, ग्रेड्स अच्छे थे उसके, तो फर्स्ट स्टेप समहाउ क्लियर कर गई। सेकंड स्टेप जो इंटरव्यू स्टेप में पहुंची, वहाँ पे जब उससे क्वेश्चंस पूछे गए कि तुमने पार्टिकल फिजिक्स कोर्स किया है कि नहीं, उसने बोला नहीं। तुम्हारी बेसिस अच्छी है कि नहीं, उसने बोला नहीं। तो बोलने से अच्छा कुछ बोल भी देती अगर आए नहीं। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसे, अगर उसने इस टॉपिक पे अप्लाई किया तो उसकी बेसिक्स एटलीस्ट उसे पढ़ लेने चाहिए थे। तो उसे बोलने चाहिए कि ऑल्दो मेरे कोशिश नहीं थी, बट मैंने सेल्फ डेवलप किया है उनको, मैंने खुद से पढ़ा है, मैंने खुद से समझा है उनको। यूट्यूब में लेक्चर्स की कमी है नहीं, स्पेशली कोविड के टाइम में इतने ऑनलाइन लेक्चर्स है, सारे यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं। तो आप कभी भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल में आपको सब मिल जाएंगे, बस आपके पास वो मोटिवेशन और वो एंथुसियाज्म होनी चाहिए कि मैं वो खोल के देखूँ। जहाँ पे अभी स्ट्रगल की बात कर ली, पर उससे भी पहले एक सबसे बड़ी स्ट्रगल की बात करते हैं। कितने बार आपको कवर लेटर बनाने पड़े? नहीं, क्वेश्चन है क्या मुझे PhD मिली, वो क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे, वो क्वेश्चन भी हम लास्ट में करेंगे। अभी वह है कि कितने बार
कवर लेटर में काम किया, मोटिवेशन लेटर लिखी, उसके सिवाय उन्होंने कुछ बोला कि ऐसे ही लिख के दो, ठीक या है। फिर CV क्या? फॉर एग्जांपल हमारे फिजिक्स के लिए है inspire.net, वहाँ पे PhD की पोजीशन आती है यूजुअली, तो वहाँ पे वो अपलोड करते हैं जॉब के एडवर्टाइजमेंट और लिख देते हैं कि हम इसमें काम कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स ये है, तो आप अप्लाई करें। आप सोचिए यूनिबॉर्न से अगर 20 बच्चे हैं, जर्मनी में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, जर्मनी छोड़िए यूरोप में कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, प्लस आप लोग एशिया से भी अप्लाई कर रहे हो हाँ, और यूएस से भी कुछ लोग अप्लाई करते हैं। तो एक स्टैटिस्टिक बताओ, एक पोजीशन के लिए अप्रॉक्स कितने बच्चे अप्लाई करते हैं? वो डिपेंड करता है पोजीशन कितने प्रेस्टीजियस है, और इसके लिए आपको 3 तरह के पोजीशंस होते हैं। एक होता है आपका ग्रेजुएट स्कूल, क्या करोगे वो लिस्ट ऑफ प्रोफेसर दे देते हैं, आप सबके प्रोफेसर की जगह काम देखोगे, क्या काम करते हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उससे बात करोगे, फिर उस हिसाब से आप मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर लिखोगे, आप अप्लाई करोगे इन द सेंस आप कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर सब दोगे, CV दोगे। फिर आपका स्टेप 1 में सिलेक्शन हो गया, तो आप स्टेप 2 आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में वो चेक करेंगे कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किए हो, क्या आपकी उसमें इनफ नॉलेज है। उसके बाद वो चेक करेंगे कि क्या आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, कि आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकते हो कि नहीं। दूसरा होता है कि लाइक छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको एक दो बच्चे चाहिए होते हैं, तो वो जस्ट पोस्ट कर देते हैं, तो आप उसके लिए आपको और उसमें पोस्ट कर देते कि क्या काम है, क्या करना है, क्या चाहिए, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो। फिर यूजुअली प्रोफेसर को मेल करने होते हैं, बट देन वो शॉर्टलिस्ट करके आपका नाम लेते हैं। तीसरा आता है गवर्नमेंट फंड स्कॉलरशिप। सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं जो नेशनल गवर्नमेंट फंड स्कॉलरशिप होती है, क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पहली बात, इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। 3 साल की फंडिंग होती है, तो आपके 3 साल में PhD खत्म हो जाती है। स्ट्रक्चरल हुआ है, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है, पूरी स्ट्रक्चर्ड PhD है। लाइक आपको पता होता है कि आपको हर सेमेस्टर या हर साल क्या करना है, और अगर आपने वो नहीं कर पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा कंपटीशन उसमें होती है। दूसरी टफ है जो ग्रेजुएट स्कूल्स की आती है, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ एक स्पेसिफिक फंडिंग रिलीज़ कर देती है, फिर आप प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करते हो। जो तीसरी होती है वो होती है छोटे छोटे ग्रुप, जो ग्रेजुएट स्कूल वाले हैं, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका, पर आप 1 साल बढ़ा सकते हो, +1, तो आप 4 साल ले सकते हो अगर आपके 3 साल में ख़त्म नहीं हुआ तो। वो स्ट्रक्चर्ड है बट फ्लेक्सिबल भी है। तीसरा जो आता है जो छोटे ग्रुप्स या फिर प्रोफेसर्स की, उसमें ओवरऑल काम आपको पता होता है, बट देन क्या होता है कि यूजुअली काम 3 से 4 साल का होता है, बट एक बार आपने काम करना शुरू कर दिया है, क्या करते हो जब काम कर रहे हो आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आप उस टॉपिक में ऑलमोस्ट एक सेमी एक्सपर्ट हो जाते हो। हाँ, ठीक है। अभी प्रोफेसर सोचता है कि मैं इसको अगर 1-2 साल और टान लूँ, 3 साल के बाद एक्चुअली प्रोफेसर सोचता है कि मैं इसको अगर 1-2 साल टान लूँ, इसकी PhD 5 साल की कर दूँ, तो मेरे ग्रुप का काम बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगर उसने इसको 3 साल में निकाल दिया और एक नया बच्चा ले रहा है 3 साल में, वो नए बच्चे को 1 साल और लग जाएंगे काम सीखने में, तो उसका फ़ायदा हो रहा है 2 ही साल का। वही उसका आधा काम होगा अगर वो 2 बच्चों को ओवर द पीरियड ऑफ कोर्स 3-3 साल का ले रहा है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो खिंच जाता है, 5 साल 6 साल लग जाता है ख़त्म करने में, और बच्चे भी खुशी करते हैं क्योंकि उनकी एक स्टेबल फंडिंग होती है। महीने के 1400-1500 यूरो मिलते रहते हैं। लीस्ट कंपटीशन तो नहीं बोलूँगा, उसमें भी कंपटीशन काफ़ी हाई है, बट रिलेटिवली बाकी कंपैरिजन में कम है। अगर मान लो कि अगर मेरा ऑप्शन हो जाता है, मेरे को पैसे कितने मिलेंगे? यह डिपेंड करता है आपके ग्रुप के पास कितनी फंडिंग है। इधर आपको 50% मिलेंगे जो सबसे कॉमन है, एक होता है 66.7% कैटेगरी, एक होता है 75% कैटेगरी, और ऑन ए वेरी रेयर ओकेशन होता है एक 100% कैटेगरी। गवर्नमेंट से या फिर इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं से भी रिसर्च इंस्टीट्यूट फंडिंग से एक बंदे को या फिर इंस्टीट्यूट को एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है एक PhD स्टूडेंट के लिए। काम बहुत ज़्यादा है और इंसान कम है, तो क्या करते हैं कि वो एक बंदे की PhD की जितनी फंडिंग आती है उसको बांट देते हैं। जब मैं 50% बोल रहा हूँ, इसका मतलब टोटल फंडिंग को आधा कर दिया जाता है, और फिर एक बच्चे की जगह 2 बच्चे हायर कर देते हैं। वो इसे कहते हैं स्कैम। 50% में जर्मनी में ऑन एवरेज करंट सैलरी है 1421 यूरो। 1421 यूरो वो हो गया आपके कम से कम 1 लाख कितने 1,15,000 के आसपास हो जाता है आपके। परसेंटेज तो आप निकाल ही लो, अगर 50% अगर 1421 यूरो है, तो बाकी 66.7%, 75% और 100% कितना होगा? तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1400 पकड़ लीजिए ऑन एवरेज राउंड ऑफ करके, तो टोटल फंडिंग होती है, इसको डबल कर दो 2800। अभी 2800 के आपको 2800 एक बंदे के लिए मिलता है ऑन एवरेज, बट उससे वो इधर 50% दे के 2 बंदे हायर कर लेते हैं, या 66.7% देते हैं, बाकी के इंटर्न्स हायर कर लेते हैं, या 75% वो देते हैं। डिपेंड करता है वैरायटी की ग्रुप में। ग्रुप में कितना पैसा, उसमें डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पैसा आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। स्कॉलरशिप्स में कितना मिलता है अगर कोई ग्रांट मिल रहा है तुम्हें? ग्रांट में क्या होता है, कंट्री पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, बट एवरेज PhD में जर्मनी में यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि जर्मनी में DFG बोल के है, वो तो यूजुअली वो फंडिंग इंस्टीट्यूट्स को आती है और इंस्टीट्यूट हायर करते हैं। और जर्मनी में साइंस ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, तो इनको अलग से फंडिंग निकाल के प्रमोट करने की जरूरत है नहीं, खुद ही आ रहे हैं। दूसरी कंट्री के हिसाब से हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरी कंट्री की डिवाइड करते हैं कि पोलैंड में कम मिलते हैं, इटली में थोड़े और कम मिलते हैं, जर्मनी में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वो छोड़ देते हैं। डेनमार्क और स्विट्जरलैंड से ज़्यादा मिलते हैं।
पर उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसके तो आप अगर साथ PhD अप्लाई कर रहे हो, आप देख रहे हो कि एक कंट्री में पैसे ज़्यादा है, दूसरे कंट्री में पैसे कम है, तो वो मत देखो। इंस्टेड आप ये देखो कि उस कंट्री की मिनिमम वेज कितनी है या फिर उस कंट्री में खर्च कितने होते हैं। हाँ। अभी अगर जर्मनी में आपको लग रहा है कि 1400 यूरो बहुत है, आपके खर्च करने के बाद आपके हाथ में मुश्किल से, अगर आप टाइट हैंड्स में जा रहे हो, लाइक पैसा बचा के जा रहे हो, तो आपके लाइक बॉन्ड में एटलीस्ट 1400 में आपके बच जाते हैं अराउंड 500 यूरो। 500 डिपेंड करता है कि मान लेते 300 से लेके आप 500 यूरो तक बचा लेते हो अगर आप मस्ती मजी भी कर रहे हो बॉन्ड में। वही अगर 1400 यूरो आपको म्यूनिख या बर्लिन में मिली, तो आप तो बचा सकते हो मुश्किल से 100-200 यूरो बचा नहीं सकते, 100-200 यूरो बचा रहे हो। बस डिफरेंस वही पे आ गया। अभी रही है पूरी टोटल क्रक्स की बात है, पर अभी आती है बिग रिवील की। अपने हीरो भैया को कौन से पाथ में, इजी और हार्ड पाथ की बात हो गई, और कौन सी स्कॉलरशिप या फिर ग्रुप उसकी बात हो गई, और उसके बाद लास्ट है पैसे कितने मिल रहे हैं, तीनों का फिल्टर लगा के किस में कहाँ जा रहे हो। अच्छा, तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया था टॉपिक के हिसाब से। मैंने टोटल 7 एप्लीकेशंस भरे PhD के, और मैंने शुरू कर दी थी मास्टर्स लिखते हुए। तो मतलब हार्ड पाथ। हाँ, मुझे सेम ग्रुप में नहीं रहना था, क्योंकि मुझे वो PhD अनस्ट्रक्चर्ड हो जाती, मुझे जितनी जल्दी होनी थी PhD ख़त्म करनी थी। तो मेरे लिए पाथ था, इधर मैं ग्रेजुएट स्कूल में जाऊँ या फिर कोई नेशनल स्कॉलरशिप लूँ, गवर्नमेंट फंड स्कॉलरशिप लूँ, क्योंकि वो इधर मेरा 3 से 4 साल में मेरा ख़त्म हो जाएगा PhD, मुझे पता है। तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया जब बाहर से आ रहे थे। तो मैंने अप्लाई किया जर्मनी में, मैंने बस 2 जगह अप्लाई किए थे। इटली में मैंने 2 जगह अप्लाई किए थे, एक डेनमार्क में किया था मैंने, फ्रांस में किया था मैंने, पोलैंड, स्टॉकहोम में किया था, तो वो भी डेनमार्क, स्वीडन। इसमें से मेरे 4 में मुझे वेटिंग लिस्ट में रखा गया 2 से मुझे रिजेक्शन आ गई, 2 से नहीं, मतलब एक से रिजेक्शन आई, दूसरे से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ उसका। वो वही होता है। हाँ, वही होता है। अगर तुम्हें 3 हफ्ते से पहले अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो समझ जाओ बेटा तुम दूसरा देख लो। हाँ, फाइनल वाला था, उससे मुझे मिल गया, और वो था आपके इटली में। वो था एक नेशनल, वो गवर्नमेंट फंडेड एक वो था, गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप उन्होंने निकाली थी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरा लकीली हो गया। तो फिर आप समझ रहे हो हमारे हीरो भैया हमें छोड़ के, जर्मनी को छोड़ के इटली जा रहे हैं, पर पैसे कितने दे दिए तुम्हें ऐसे कि तुम जर्मनी छोड़ के वहाँ पे भाग रहे हो? पैसे मुझे मिलेंगे, करिकुलम 3 साल का है। हाँ, वो स्ट्रक्चर्ड है। 3 साल हो गए आपके 36 महीने। ब्रेशिया में मेरी ऑफिस है, तो 18 महीने मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया में रहना पड़ेगा, और 18 महीने बचे। उस 18 महीने में मुझे 6 महीने इटली के अंदर रहना है, बट ब्रेशिया के बाहर मिनिमम 6 मंथ लिखा हुआ है, तो वो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए 6 महीने मुझे रहने पड़ेंगे सर्न में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। हाँ, जेनीवा में। 6 महीने उन्होंने लिखा है कि 6 महीने मुझे अब्रॉड में स्पेंड करना है, कहीं भी, फॉर ट्रेनिंग। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मैटर पे, पैसे, जो आप सब वेट कर रहे होंगे। पैसे मिलेंगे मुझे, जो 18 महीने में ब्रेशिया में रहूँगा, उस 18 महीने मुझे पैसे मिलेंगे अराउंड 1400 यूरो, 1400 यूरो। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, याद रखिएगा 1400 यूरो। 1400 यूरो फिर से पूछेंगे आप, फिर बाद में, क्योंकि जर्मनी में वो 50% कहलाता है। और जो 18 महीने में बाहर रहूँगा ब्रेशिया से, उस 18 महीने मुझे 1400 प्लस 50% और 40% 1400 मिलेंगे, तो वो हो गया आपके 2100। वो 18 महीने मुझे 2100 यूरो मिलेंगे, प्लस सेकेंड और थर्ड ईयर में मुझे 10% बोनस मिलेगी एनुअल सैलरी की। आपको लग रहा है 1400 यूरो बहुत है। नेशनल फंडिंग में मुझे 1400 यूरो मिल रहा है। मैंने बोला नेशनल फंडिंग में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट मैंने सिर्फ 1400 बोला आपको। अब आप गौर कीजिए, ये इटली में है। इटली में 1400 यूरो। इटली में आपकी PhD में ऑन एन एवरेज आपको मिलती है, अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो उनके पोर्टल की तरफ से, कोई नेशनल स्कॉलरशिप, कोई गवर्नमेंट फंड स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर रहे हो, बट आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे मिलते हैं आपको 1000 से 1200 यूरो के बीच में। तो उस हिसाब से मुझे जो 1400 मिल रहा है वो ज़्यादा है, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट फंडेड है। एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने अपने पोजीशन के लिए लगभग 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 इंटरव्यू, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया। तो जब आप गवर्नमेंट फंड स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो, तो उसमें आपको रिसर्च प्रपोजल जमा करना पड़ता है। हाँ। तो आपके पास एक बेसिक आइडिया होगी कि आपको क्या काम करना है, और उसको आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, जहाँ पे आप लिखते हो कि एक थोड़ा बेसिक इंट्रो देना है। फिर आपको लिखना है कि आप करंट स्टेटस क्या है उस टॉपिक पे, करंट सिचुएशन क्या है, आपका काम कैसे उस करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा। PhD होगी मतलब, हाँ, कैसे बेहतर होगा, इसके आप पढ़ाई के अलावा या फिर रिसर्च के अलावा और क्या क्या करना चाहते हो जिससे कि ये प्रमोट हो। तो उस पर आपकी ग्रेडिंग्स होती है। आपको फॉर एग्जांपल ये जो रिसर्च प्रपोजल, CV, कवर लेटर हो गए, वो 60 में आपके पॉइंट्स ग्रेड्स होते हैं, तो आपको 40 से ऊपर चाहिए पास करने के लिए, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू होती है 40 पॉइंट्स की, उसमें आप स्कोर करते हो कुछ 40 के अंदर 25 से ऊपर स्कोर करना होता है, 25 कट ऑफ है, और प्लस करके आपके अगर हाईएस्ट आया तो आपको फंडिंग मिलती है, और फंडिंग एक ही होती है। स्टेप 1 से मैंने अपने सुपरवाइजर को पूछा कितने कॉम्पिटिशन्स थे, तो इसमें थे 250 एप्लीकेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से। इंडिया से भी काफ़ी अप्लाई किए थे। लाइक मेरे इंटरव्यू के टाइम में
एक बंदा इंडिया से था, एक बंदा पाकिस्तान से था, हाँ। साथ में से, और मैं इंडियन हूँ बट मैं जर्मनी से दे रहा था। हाँ, जब वो एक एडवांटेज रहता है हमेशा। हाँ। और फिर हम 7वां ग्रुप था और वैसे 5-6 इंटरव्यू हुए, टोटल लाइक अराउंड 50 लोग 66 लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, जहाँ तक मुझे याद है। और लाइक ये इतना अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इंटरव्यू से पहले मैंने अपनी रैंक काउंट की थी ग्रेड्स देख के, लाइक 66 में 60 आउट ऑफ 66 मैं 23rd रैंक में था। 20 फिर फन में कैसा है? इंटरव्यू के बाद तो वही होती है, लाइक मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि आप CV अच्छा कर लो, आप ग्रेड अच्छा ले लो, अब यूनिबॉर्न में स्कोर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। बहुत मुश्किल तो यहाँ पे हमारी एक डिसएडवांटेज हो जाती है कि हमारे ग्रेड थोड़े कम हो जाते हैं, मतलब बहुत कम तो नहीं होते बट 80% मान लो यार, 80% तक रहता है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। जैसे 100 में से 80% इंडिया में कोई मायने नहीं रखते। हाँ, इंडिया में आपको 9 CGPA ऐसे मिल जाएंगे, 9, 9.9, 9.5 मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। तो वो 90% के ऊपर हो गए। तो बॉन्ड में आपका 80% स्कोर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बॉन्ड की 80% और आप सोचिए आप इंडिया से अप्लाई करो, आपके 99% है, फॉर एग्जाम्पल सोचिए 9.9 CGPA समथिंग है, 10 CGPA भी हो सकता है, हो सकता है। तो आपने अप्लाई किया तो समहाउ आप मेरे से एडवांटेज में होते हो फर्स्ट स्टेप में। बट आती है वो सेकंड स्टेप जहाँ पे इंटरव्यू होती है, जहाँ पे वो देखते हैं कि आपकी सब्जेक्ट पे नॉलेज कितनी है और क्या आप रिसर्च कर सकते हो, और या फिर जो रिसर्च प्रपोजल आपने प्रपोज किया है आपको एक्चुअली पता है कि उसमें क्या है और आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपने कहीं छाप दिया। हाँ, तो वो बहुत, और आपके बेसिक्स चेक करते हैं, लाइक आपके बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चेक करेंगे ही। तो 23 रैंक से सीधा फर्स्ट, फाइनल रैंकिंग में सब फर्स्ट आ गया। तो भाई ये पर एक मजाक की वाली बात, रात पूरा सोते नहीं थे क्या पढ़ाई करने के लिए? अरे लास्ट स्टार्टिंग में मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा एक्चुअली सबसे ज़्यादा मन था, मैंने भैया को बता के रखा था, इटली में थी मैरी स्लोचावास्की क्यूरी एक्शन स्कॉलरशिप होती है, जो उसको शॉर्ट में बोलते हैं MSCA स्कॉलरशिप। वो बहुत प्रेस्टिजियस है, उसमें बहुत पैसे मिलते हैं। इटली में कम से कम 1700-1800 मिल रहे थे मुझे, उसमें मैंने अप्लाई किया था। वो मेरी सबसे पहले इंटरव्यू थी, भैया ने भी देखा था, लाइक वो कितनी बकचोदी थी उसमें, पढ़ाई करा था मैं पागल जैसा। 5 लेवल ऑफ इंटरव्यूज़ थे, 4 लेवल ऑफ इंटरव्यूज़ थे। तो उसमें थे 750 कैंडिडेट एक एग्ज़ाम के लिए। मैंने अपने प्रोफेसर को मेल लिखा था कि लाइक मैंने सब जमा कर दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। तो उसने मुझे क्या लिखा था भैया बताइए? कि अभी तो बहुत सारा स्टेप्स बचा है, अगर तुम इधर तक पहुंच जाते हो तो बातें करेंगे, बोलेंगे इस बार बहुत एप्लीकेशंस आए हैं। हाँ। तो डोंट कीप योर होप्स हाई। हाँ। मैं तो वहीं पे कट गया मेरा। तो वैसे स्टेप 1 क्लियर हुआ, स्टेप 2 क्लियर हुआ, स्टेप 3 भी क्लियर हो गया, फाइनल इंटरव्यू में आ गया मैं समहाउ। और इंटरव्यू में थे 750 में, सॉरी 750 नहीं 732 थे। 732 से स्टेप 1 में आ गए, स्टेप 4 में आपके 12 बच्चे इंटरव्यू के लिए। 12 बच्चे, 12 बच्चे में रैंकिंग कितनी थी भाई की थी? सातवीं थी। इंटरव्यू से पहले 7वीं थी। इंटरव्यू से पहले 7वीं थी, और पोजीशन एक ही था। हाँ। तो मेरी तो फट के 4। अभी मैं 6 बंदों, अभी मुझे एटलीस्ट 6 बंदों को हराना है उसके लिए। और स्कॉलरशिप मेरी उसमें मेरे बहुत मन था, क्योंकि प्रोफेसर काफ़ी अच्छा था, टॉपिक काफ़ी अच्छा था, पैसे तो और भी अच्छे थे, तो मेरी पारी हो जाती। बर्लिन पहले आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। इंटरव्यू भी हुआ बट इंटरव्यू में मुझे रिजर्व लिस्ट में लग दिया गया। लास्ट में रैंकिंग कितनी थी? 3rd ना? मैं 3rd हुआ। और जो फर्स्ट हुआ उसको मिल गया, आई थिंक मेरे स्कोर 85.5 थी, और जो फर्स्ट हुआ था उसकी 80 कितनी थी? 87 कुछ 87.5 थी। तो 1-2 नंबर का डिफरेंस था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। और मुझे पता है कि इसके 85 क्यों थे, क्योंकि तुम जो लेके आते हो 10 CGPA उसके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बॉन्ड में जैसे हमेशा कहता हूँ कि 2 साल के अंदर ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है भाई, वो भी एक फैक्टर पड़ता है। हाँ, और आपको अपना अगर रिसर्च प्रोफाइल इंप्रूव करना तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 6 महीने की इंटर्नशिप करो अलग से, और अपना जितना हो सके ब्रॉड करो एक्सपीरियंस। एक ही एक्सपीरियंस में घुसे मत रहो, रैदर बिफोर सिलेक्टिंग ए थीस थोड़ा सा अलग काम भी करके देख लो कि आई थिंक लाइक मेरे ग्रेड्स के कारण नंबर कटे थे। तो बट एनीवेज लाइक वो कुछ नहीं कर सकते, वो किस्मत खराब थी। तो फिर भी उम्मीद थी कि लाइक मे बी रिजर्व लिस्ट में हो कि रिजर्व लिस्ट पर रैंकिंग में बंदे ने नहीं लिया पोजीशन, तो आपको मिल जाता है वो। बट ये ऐसे बोला मैंने, इतना प्रेस्टीजियस है तो कोई छोड़ेगा नहीं। मतलब रैंक 1 वाला बंदा IIT बॉम्बे तो जाएगा ही, IIT दिल्ली जाएगा, IIT बॉम्बे। हाँ एग्जैक्टली। IIS से जाएगा, IISc भी जा सकता है, IISc भी जा सकता है बस। पर ठीक है, पर ये रही हमारे PhD की कहानी। अगर कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी चीज़ ऐसी लगी, गैप्स रह गए तो कमेंट सेक्शन में लिख ही देना। मैं हीरो भैया को पर्सनली इटली से बुलवा के उसमें कमेंट करवा दूंगा। ये रहा हमारा 3rd एपिसोड ऑफ टॉक्स विद कशाया। फिर से कशाया रहेगी पर हमारे पास डोनेट्स हैं। तो टेम्पल ऑफ के सनसेट पीछे पूरा देख ही लिया होगा। और आपको मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉक्स में ऑन द नेक्स्ट टाइम। टॉपिक जरूर लिख देना अगर आपको नेक्स्ट टॉक्स विद कशाया, क्योंकि मेरे दोस्त इतने टैलेंटेड है ना
बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, कोई ना कोई तो लेके आ ही जाऊँगा जो साइड बैठे के बाद टाइम दे देगा मेरे को। हमारे सलमान भैया है असली वाले। नहीं ज़्यादा, मैं वैसे बताता हूँ, मैं इनफैक्ट मैंने देखा है नहीं ज़्यादा लोगों को जो नॉर्मली है ना फैंग में आता है, तो ये काफ़ी अब्रॉड टॉपिक है जो आराम से बैठ के बातें करूँगा, क्योंकि जर्मनी में मास्टर्स करना है यार, लिटरली थ्योरी करना है, कोडिंग नहीं कर रहे तुम, थ्योरी कर रहे हो, कंप्यूटर वो ये इसने कितनी मैथमेटिक्स करी है मैंने देखी है, हमारे मोटा भाई कितने मैथमेटिक्स कर रहे हैं वो मैं मोटा भाई देखता तो थ्योरी क्या है, मैं एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का हूँ, तो मोटा भाई का समझ लो वो थ्योरेटिकल है, वो मोटा भाई हमारे लाइक बहुत ऊपर के लेवल के वो इनफैक्ट लाइक सेम यूनिवर्सिटी में पीएचडी कैसे करते हैं मोटा भाई साहब, हाँ। एक कषाय टॉक्सिक कषाय टॉक रख सकते हैं मोट एक सेम, पर उसके हम वो करेंगे जब वो, और फिर देखो मैंने 3 बताया था, एक आपका होता है सेम यूनिवर्सिटी में, एक होता है आपका ग्रेजुएट स्कूल में, एक होता है आपका नेशनल ग्रेड का मेरा हो गया आपका। हमारे अभय भाई है जिन्होंने ग्रेजुएट स्कूल में मिला है उनको, तो उसका एक इंटरव्यू हो सकता है प्रोसेस कैसा था, तो आप मोर डिटेल में पता चलेगा। और अब हमारे अनिकेत भाई हमारे ग्रुप में रह गए, यूनिबॉर्न में रह गए, तो उनसे आप जान लीजिएगा कि उनकी हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस तीनों ही हैं, पर अगर चाहिए हो तो ज़रूर बताना। अनिकेत भाई बाय द वे जीनियस है, वो है वो एक्सेप्ट मैं एग्री नहीं करता वो है, तो अगर तीनों टाइप की कैटेगरीज में अगर चाहिए पीएचडी के बारे में तो ज़रूर बताना, उसके बारे में हम बना देंगे। पर अभी हम एंजॉय करते हैं अपने डोनट्स और आप एंजॉय करिए अपनी चाय। डोनट्स आपको किसी और ब्लॉग में इसी में मिल जाएगी, नहीं दूसरे में मिलेगी। तो आपको मैं मिलता हूँ ऐसे किसी बड़े ऐसे ब्लॉग में होता है नेक्स्ट टाइम। अगर इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके जीवन में कुछ तो वैल्यू लाया ही होगा ये ब्लॉग। तो आप मज़े करना, मैं मिलता हूँ बाद में। बिल्कुल लाइक कर दो यार। अबे ये तो तोड़ना है यार, कौन सा तिरामिसू अरे मैं तिरामिसू खाओगे, दिख शैम्पू जैसा रहा है तो शैम्पू है नहीं। मानसा पानी इंटेंडेड।